मैं डॉक्टर योगेश गर्ग हूँ। मैं यहाँ पर गंगानगर में ईएम गैस्ट्रो की प्रैक्टिस करता हूँ। बेसिकली आपको पता होगा कि जो हमारा गैस्ट्रो फील्ड है उसका रिलेशन अपने पेट, लिवर, आंत, पीते की बीमारियों से। और बेसिकली अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है फूड को डाइजेस्ट करना, जो भी बॉडी एसिड बनाती है उसे न्यूट्रलाइज करना, खाने को अच्छे से पचाना और न्यूट्रिशियस और न्यूट्रिशन बॉडी के न्यूट्रिशन को बैलेंस रखना। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मेजर ऑर्गन्स हैं, सबसे पहले जैसे अपना माउथ जिसका काम है प्रॉपर तरह से खाने को च्यू करना, देन इसोफेगस, देन स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली दो ओपनिंग्स होती हैं। एक ओपनिंग हमारी सीबीडी होती है जो हमें गाल ब्लैडर और लिवर से जोड़ती है, और दूसरी ओपनिंग पैंक्रेटिक डक्ट होती है जो पैंक्रियास को स्मॉल इंटेस्टाइन से जोड़ती है। उसके बाद टिल इलियोसिकल वॉल हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और उसके बाद हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। ये मैं सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आज का टॉपिक है उसका मेन हेडिंग है कि जो भी हम पेन किलर्स लेते हैं वो रूटीनली क्यों ली जाती हैं, और उनका अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, और इन द लॉन्ग रन उनका क्या मेजर इफेक्ट्स हैं जिससे पेशेंट हमारे पास आते हैं। As we know, painkillers are always required basically for joint pains, muscle pain, and any post-operative patients. But most of the time, these painkillers are often used as abuse also, or they are over-the-counter drugs which are well available everywhere without any prescription and without any dose modification in any patients, like if they are renal patient, if they are so हमारे जो पेन किलर्स होते हैं उसमें बेसिकली एक तो एनएसआईडीज अपने बोलते हैं जो कॉक्स 1 कॉक्स 2 इनिबिटर्स होते हैं। सेकंड थिंग लाइक एस्पिरिन होता है। थर्ड थिंग जो रूटीनली अपने ड्रग्स यूज होते हैं, ब्रूफन, एस्टामिनोफेन, पैरासीटामोल एंड डाइक्लोफेनाक सोडियम्स। These painkillers are available in both heavy forms and also the oral forms. So these painkillers are taken without prescription also and with prescription also. As if they are taken without prescription, patient doesn't know any dose, patient doesn't know any mode, patient doesn't know when to take, how much to take and how long to take. But if they are with prescription, doctor always sees कि पेशेंट को पेन किलर कौन सी इंडिकेशन के लिए देने हैं। इफ पेशेंट किडनी का पेशेंट है, कोई रोमेटाइड आर्थराइटिस का पेशेंट है, तो पेशेंट को डोज कम करनी है, कितने दिन के लिए देनी है, पेशेंट को खाने के साथ देना है या खाली पेट देना है, या साथ में खाली पेट का कैप्सूल देना है। तो ये सब जो अपना स्टमक की लाइनिंग होती है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, जो अपनी स्टमक की लाइनिंग स्टमक को गैस्ट्रिक एसिड से बचाते हैं, दीज पेन किलर्स विल इनहिबिट those prostaglandins which are required to stop the inflammation. On the same hand, they will destroy the stomach lining, जिसके कारण एसिड ज्यादा बनता है और वहां पर धीरे धीरे इन द लॉन्ग रन अल्सर इरोजन बन जाते हैं। ये पेशेंट हमारे पास फिर कई बार पेट दर्द से, कई बार कोई रिकरेंट वॉमिटिंग से, कई बार खून की उल्टी से, और इवन कई बार आंत के फटने से प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज दिस duodenal ulcers will either bleed or perforate in the patients who are on the long term NSAID। तो इसमें मेन बात आमजन के लिए यही है कि अपने जो भी पेन किलर, चाहे फीवर के लिए लें, चाहे कोई जॉइंट पेन के लिए लें, तो अपने को डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना चाहिए। कौन से पेन किलर को कौन सी एंटीबायोटिक के साथ, कौन से पेन किलर को प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर के साथ लेना है, ही विल डिसाइड। Some painkillers like aspirin, or they are always required for long term in cardiac patients because of उनमें भी हमें डॉक्टर्स को प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आइदर इन द डबल डोज और इन स्टार्टिंग, जब कोई अल्सर है तो उसे डबल डोज में, अदरवाइज सिंगल डोज में लॉन्ग टर्म तक देना पड़ता है, ताकि पेशेंट डेली रूटीन में कोई उसे पेन ना हो और इन द लॉन्ग टर्म उसे अल्सर ना बने। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और एज अ फिजिशियन हमें हिस्ट्री में भी पेशेंट की, अगर कोई भी पेशेंट पेन से आ रहा है, पेन एब्डोमेन से आ रहा है, या वॉमिटिंग से आ रहा है, या ब्लैक कलर स्टूल से आ रहा है, तो हमें पेन किलर की हिस्ट्री लेना चाहिए। बेसिकली बहुत सारे पेशेंट अपने घर में पेन किलर्स पड़े होते हैं फॉर एनी जॉइंट पेन, फॉर एनी बैक एक, और इवन फॉर सम फटीग फ्रॉम द डेली वर्क, they used to take painkiller daily at night and they want to sleep a sound sleep. But in the long run, these painkillers will always have adverse effects which will present in the various ways, like ulcers, like kidney का डैमेज होना, like nutrition
nutritional deficiency, maybe pancreatitis, and maybe any cancerous lesion. So we should avoid taking painkillers without any doctor's prescription. These basically painkillers which are available in our north region, like North India, without any prescriptions are very harmful. If you go to the south side, like Kerala, these painkillers are not given without any doctor's prescription. But must request the patients to always consult the doctor for any painkiller if they are using it in the long run or maybe more than a 3 to 4 days. These painkillers, most of the time I have seen in old patients, they used to take for any pain and they got stuck in the esophagus. They are not able to consume plenty of water. Then esophagus has some ulcers or esophagitis and they even present with blood vomiting. These same painkillers will cause bleeding in the stomach and the small intestine also. और जो चीजें हैं जो इन पेन किलर के साथ अगर ली जाती हैं तो जो गैस तेजाब ज्यादा बनता है जिससे परसेंटेज जैसे कि स्पाइसी फूड्स, alcohol, smoking, and any substance abuse, along with any antipsychotic drug or other drugs which are like pregabalin capsules and tramadol capsules. They often present patients present with some gastric outlet obstruction or pyloric stenosis, which further require surgery. So painkillers are very important drugs which no doubt are required by every patient or everyone in the family, but they should not be taken just for some pain, and we should always take conservative measures before taking these painkillers. Like we can have enough sleep, we can hydrate well, we can take plenty of fluids and fruits, and if still there is, yes, I have seen many patients are taking painkillers for gastric acid pain, and we know that pain is because of more acid, not because of any ulcer. But that painkillers only will cause that ulcer, and they further will worse the situation. So these painkillers should be avoided without any prescription, and there should be proper evaluation by a physician or a surgeon before consuming these drugs. Otherwise, for a healthy habit or a healthy life, we should always take plenty of fluids. We should always take high fiber diet, and we should always avoid sedatives and alcohol drinks. If the patient has upper GI symptoms of recurrent vomiting, then he should have enough sleep of around 6 to 8 hours and should avoid any meal in the late night hours. He should have a gap of around 2 to 3 hours after the last meal, so to prevent any gastric reflux and prevent any erosions or ulcers in the esophagus.